ओके बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन एंड थर्ड और जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। इसके ठीक पहले कंजर्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन्स नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया। जो कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन्स नंबर, ये ऑल थ्री इंटरेक्शन में अप्लीकेबल है। ऑल थ्री इंटरेक्शन मीन्स वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। एक खास बात याद रखनी है, जब मैंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला था तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स मेंशन किए थे। जो हमारे लेप्टॉन्स होते हैं वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वहीं जो आपके मेसॉन्स होते हैं और जो बेरियंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से इंटरैक्ट होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, पहले आप इसको मैं पढ़ा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चनों का आंसर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैसे देना है वो मैं आपको जब मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा। तो मैंने यहां पर डिफाइन थोड़ा सा लिख रखा है, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर आर एसोसिएटेड विद हेड्रॉन्स। आपकी जो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है वो सिर्फ हेड्रॉन से ही रिलेटेड होती है। हेड्रॉन्स का मतलब होता है मेसॉन्स प्लस बेरियंस, यानी मेसॉन्स और बेरियंस का जो कॉम्बिनेशन है वो हेड्रॉन्स के अंतर्गत आता है। तो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर ओनली मेसॉन्स और बेरियन से ही या हेड्रॉन से ही एसोसिएटेड होती है, नॉट विद लेप्टॉन्स। ठीक है, तो यानी सो इट रिमेन कंजर्व और मेसॉन्स और बेरियंस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं या डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसलिए एक तरीके से आइसोस्पिन या थर्ड कंपोनेंट, मेनली आइसोस्पिन की बात करें तो आइसोस्पिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही कंजर्व रहेगी, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगी। स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में अगर आइसोस्पिन यानी थर्ड ओनली आइसोस्पिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगी, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है वो स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहेगी, लेकिन नॉट इन वीक इंटरेक्शन। लेकिन ये वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहेगी। इसलिए जो हमारे लेप्टॉन्स होते हैं जो कि वीक इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस्ड या डिसइंटीग्रेट होते हैं, उसमें ये कंजर्वेशन नहीं होल्ड करेगा। ओके, आगे देखते हैं। आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर plays similar role as spin quantum number, जैसे हमारी स्पिन क्वांटम नंबर का रोल होता है वैसे ही आइसोस्पिन क्वांटम नंबर का रोल प्ले होता है। एक आइसोस्पिन बेसिकली, जैसे आप न्यूक्लियॉन की बात करते हैं तो न्यूक्लियॉन में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियस
के अंदर दो ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, लाइक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ है, मास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस चार्ज का डिफरेंस है। तो एक तरीके से चार्ज अगर डिफरेंस है, मास स्पिन सेम है, तो जैसे दो एटॉमिक न्यूक्लियस एक आइसोबार की तरीके से वर्क करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एक आइसोबार की तरीके से बिहेव करते हैं। व्हाट आर आइसोबार? यानी जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको आइसोबार बोलते हैं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट यानी जेड डिफरेंट, जेड का मतलब चार्ज। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे दो पार्टिकल्स हैं जिनका स्पिन सेम है, मास लगभग सेम है, बस चार्ज उनका डिफरेंस है। तो जिसके कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये एक तरीके से आइसोबार की तरीके से बिहेव करते हैं। तो यानी इसका मतलब जो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर होती है वो पार्टिकलों के आइसोबार कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। आइसोबार कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, यानी मास और स्पिन तो सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। तो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर प्लेज सिमिलर रोल एज स्पिन क्वांटम नंबर generally isospin quantum number isospin quantum number is represented by I or T and isospin quantum number will be I इक्वल टू हाफ होगी न्यूक्लियॉन के लिए और I इक्वल टू 1 होगी मेसॉन्स के लिए या सिंपली पाइऑन के लिए। हम इस आइसोस्पिन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2i plus 1 equal to number of particles in given family। एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियॉन है तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दीज आर, ये फैमिली में पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब 2i plus 1 इक्वल टू 2 और i इक्वल टू 1/2। तो हम जनरली आइसोस्पिन कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं।
आइसोस्पिन क्वांटम नंबर का जो यूज है वो एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर आइसो स्पिन quantum number is used to identify is used to identify related energy level related energy levels or quantum states of आइसोबार। तो आइसोबार का मतलब यहां न्यूक्लियस से नहीं है, यहां पर पार्टिकल से मतलब है कि ऐसे कोई भी पार्टिकल्स जिनका मास सेम है, स्पिन सेम है, मतलब मेन मास सेम है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है, तो लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक आइसोबार की तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, तो states of isobar, that is system with isobar, that is system with same number of न्यूक्लियन, यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन हैं उनकी वैल्यू सेम है, उसको उसके एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। आइसोबार्स यानी जिनके मास नंबर बच्चों सेम है, जैसे अगर मेरे पास कोई एक लाइक बच्चों कैल्शियम है 2040, कैल्शियम 2041, कैल्शियम 2039, ये सभी एक तरीके से आइसोबार हैं। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। देखिए इसमें टोटल 40 न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें प्रोटॉन तो 20 है, न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये 40 हुए। यहां पर प्रोटॉन आपके 20 हैं, न्यूट्रॉन 41 माइनस 21 यानी 21, लेकिन इनका सम अगर करोगे तो 41 यानी मास नंबर के इक्वल हुआ। तो दीज आर आइसोबार्स यानी न्यूक्लियॉन्स। इन न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी लेवल, आइसोबार्स के एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए इस आइसोस्पिन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। ये मैंने कहा सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड component of isospin, third component of isospin, third component को थर्ड कंपोनेंट और Z component
of isospin, third component or Z component of isospin is represented by I3 or IZ, या इसका ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन है T3 और TZ। कुछ कुछ किताबों में लेटर T से भी या साइंटिस्ट लेटर T को भी असाइन करते हैं। I3 has 2I plus 1 discrete values starting from minus I to plus I with 1 unit gap, यानी जो थर्ड कंपोनेंट है इसकी वैल्यू माइनस आई से लेकर प्लस आई तक होती है विद 1 यूनिट गैप। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, थर्ड और Z component of isospin, थर्ड और Z component of isospin is related with number of neutron n and number of proton z by following relation, and the relation is I3 equal to Z minus n divided by 2। यानी किसी न्यूक्लियॉन के लिए जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, अब जैसे यहां पर हम अगर फॉर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मतलब है, फॉर प्रोटॉन का मतलब है, इन केस ऑफ प्रोटॉन का मतलब है कि ओनली वन प्रोटॉन, तो ओनली वन प्रोटॉन के लिए Z बराबर 1 हुआ और देयर विल बी नो न्यूट्रॉन। फॉर प्रोटॉन के लिए Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू 0। तो इन दैट केस जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है फॉर प्रोटॉन के लिए Z मतलब 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, फॉर न्यूट्रॉन के लिए अगर हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालें तो इन केस ऑफ ए सिंगल न्यूट्रॉन
there will be no proton, only one neutron. तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन 0, -1 और -1/2 और -1/2। यहां पर साइन कन्वेंशन लिया गया है, तो आप ऐसा जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले में n-z भी कर लीजिए तब भी वो रिजल्ट वैलिड है। लेकिन साइंटिस्ट इसी रिजल्ट को प्रेफर करते हैं कि प्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट +12 और न्यूट्रॉन के लिए -12 ली जाती है। ऐसे ही एक मिनट बच्चों, in a similar way, for dineutron, means NN, dineutron. So in case of dineutron, there will be no proton, therefore Z equal to 0, and there are 2 neutron, therefore N equal to 2. तो डाइन्यूट्रॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन दैट इज 0 minus 2 divided by 2 equal to -1, यानी फॉर डाइन्यूट्रॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू -1 हुई। ऐसे ही फोर्थ वन फॉर डाइप्रोटॉन, ये स्टेट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर डाइप्रोटॉन। डाइप्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन, इसका मतलब है कि यहां पर देयर आर 2 प्रोटॉन्स हैं बट 0 न्यूट्रॉन्स। तो इन दैट केस थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन 2 -0/2, that is +1। फॉर डाइप्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन ये +1 रही। ऐसे ही फॉर ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन के लिए जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन सिस्टम है, तो देयर विल बी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो इन दैट केस थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन फॉर ड्यूटेरॉन के लिए दैट विल बी 0। ड्यूटेरॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पेन विल बी 0। ओके, तो ये मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर द चार्ज q of a state and the value of third component of isospin, third component of isospin for the
given state, for the given state, are connected by Zellman Zellman-Ocubio relation. Zellman-Ocubio relation. This is Japanese scientist Zellman-Ocubio. तो Zellman-Ocubio रिलेशन से हम चार्ज और थर्ड कॉम्पोनेंट में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज Q इक्वल टू I3 प्लस B/2. I3 प्लस B/2, जहां पर B का मतलब है बेरियंस नंबर, जहां पर B का मतलब है बेरियंस नंबर, राइट। तो अब यहां पर देखें, इस रिलेशन से चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन पर चार्ज देखें तो प्रोटॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन दैट इज +12, एंड प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर +1, बिकॉज प्रोटॉन बेरियन ग्रुप का मेंबर है। तो यहां से चार्ज ऑन प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू Zellman-Ocubio रिलेशन से दैट इज +1/2 +1/2 इक्वल टू +1. In a similar way, charge on neutron, तो न्यूट्रॉन पर अगर चार्ज देखें तो न्यूट्रॉन के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज -12 एंड बेरियन नंबर इज +1. Therefore, charge on the neutron according to Zellman-Ocubio relation से -12 +12 इक्वल टू 0. एक तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सिस्टम है उस पर चार्ज तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। तो Zellman-Ocubio रिलेशन के अकॉर्डिंग चार्ज ऑन न्यूट्रॉन विल बी 0, चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी +1. Charge on proton will be +1. Again, charge of pions भी कैलकुलेट कर लेते हैं. चार्ज, कुछ एग्जाम्पल, चार्ज ऑफ pions, तो चार्ज ऑफ पाइons, अब पाइons में पाई नॉट, पाई प्लस, पाई माइनस, दीज आर पाइons. यहां पर अगर आप देखें तो देर आर 2i plus 1 equal to 3. Therefore, I equal to 1 isospin. And जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है -1 0 1. This is third component of isospin. Third component of isospin
न्यूक्लियॉन के अलावा निकालने का तरीका है कि न्यूक्लियॉन के अलावा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा आइसोस्पिन आई अगर है तो 2i + 1 = नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन फैमिली। थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू माइनस से प्लस तक। अब यहां पर थर्ड कॉम्पोनेंट किसके लिए कितना होगा, ये चार्ज के बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे जिस पर सबसे कम चार्ज होगा, जिस पर सबसे कम चार्ज होगा उस पर थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू सबसे कम होगी। जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उस पर थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू सबसे बड़ी वाली होगी। मतलब चार्ज के बढ़ते हुए क्रम में जिस पर सबसे कम चार्ज उस पर थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू सबसे कम, जिस पर थोड़ा ज्यादा चार्ज थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू थोड़ा और ज्यादा, एंड सो ऑन। तो चार्ज ऑफ पाइऑन्स, चार्ज ऑफ पाइऑन्स देखिए, चार्ज ऑफ पाइऑन्स तो हम इसी ज़ेलमैन-ओकोबो रिलेशन से अगर ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हम अगर पाई माइनस के लिए देखें तो पाई माइनस के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज -1. इट इज नॉट ए बेरियन, देयरफॉर इसका बेरियन नंबर 0। तो ज़ेलमैन-ओकोबो रिलेशन से Q = I3 + B/D/2 क्या मिला? दिस इज -1 + 0/2 = -1। पाई न्यूट्रल के लिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0, क्योंकि थोड़ा सा इस पर 0 चार्ज यानी -1 से ज्यादा है, और इट इज नॉट बेरियन, देयरफॉर बेरियन नंबर इज 0, देयरफॉर Q = I3 is 0 plus I3 plus B/2 यानी 0/2 plus 0/2 = 0. In a similar way, पाई प्लस जिस पर थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू +1, इट इज नॉट बेरियन, देयरफॉर Q = I3 plus B/2. Now charge Q = I3 is +1 plus 0/2 = +1. तो देयर आर ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जिसकी मदद से हम चार्ज निकाल सकते हैं। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। टाइम मिलेगा तो आज फिर आपको एक और वीडियो शाम तक सेंड करूंगा। तब तक इतना पढ़िए, और जब ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तो इस पर कैसे क्वेश्चन हमको करना है, जो आपका मॉडल पेपर है वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आपको क्वेश्चनों का लिखना है। ओके, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।